नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे की सीरीज़ चला रहे हैं। रेलवे की पिछली जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जीएस पोर्शन में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों को व्याख्या के माध्यम से इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। आज का यह पेपर आरआरसी दिल्ली 2017 का पेपर है, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। इन प्रश्नों की व्याख्या आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स 2020 से संबंधित सीरीज भी चल रही है, जिसमें हमने करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें दिन बाई दिन कवर किया है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मार्को पोलो यात्री भारत में कहाँ से आया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा विदेशी यात्री भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था। तो मार्को पोलो भारत में जो आया था वह इटली का यात्री था। इटालियन यात्री मार्को पोलो भारत में पांड्य राजाओं के काल में केरल के कयाल क्षेत्र में आया था और रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट से यात्रा करने वाले सर्वप्रथम यात्रियों में यह एक था। तो चीन से की तरफ से जो भारत को रास्ता आता है सिल्क रूट, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, इस रेशम मार्ग से जो पहले यात्री आए थे उनमें यह भी शामिल था। आगे देखते हैं। यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटस का राजदूत मेगास्थनीज बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मेगास्थनीज ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी। तो इंडिका नामक पुस्तक में इसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के विषय में भी लिखा हुआ है। अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, यूनान का यात्री था, जिसने भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। महत्वपूर्ण यात्री और भी हैं, जैसे सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के काल में भारत आया था। चीनी यात्री हेंगसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया, इसने सी यूकी नामक पुस्तक भी लिखी है। इटालियन यात्री निकोला कोंटी विजयनगर के शासक के समय में भारत आया था। तो ये महत्वपूर्ण कुछ यात्री थे। इसके अलावा हम भी विदेशी यात्री हैं जो भारत आए, उन पर एक महत्वपूर्ण अलग से एक वीडियो जरूर जारी करेंगे, जिसमें सभी विदेशी यात्रियों के विषय में जानकारी होगी। आइए देखते हैं अभी अगला प्रश्न। यह प्रश्न हमारा राजनीति विज्ञान से संबंधित है। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं और अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। अटॉर्नी जनरल के विषय में और क्या है यह भी देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र दे सकता है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ हैं, जो 12 वर्ष तक रहे थे। वर्तमान में भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल ने बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा था उसमें वरिष्ठ वकील की भूमिका भी निभाई थी। और एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में तो हिस्सा लेता है परंतु मतदान नहीं कर सकता, यानी कि संसद के सदस्यों में वह मतदान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, इतिहास के मध्यकालीन भारत में सिख धर्म से संबंधित है। पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि को किस सिख गुरु ने विकसित किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरुमुखी लिपि है जो वह गुरु अंगद देव के द्वारा विकसित की गई थी और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु हैं। इन्होंने ही लंगर को स्थायी रूप दिया था और गुरुमुखी लिपि को भी विकसित किया। तो सिखों के जो प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की संस्थापक रहे जो, और दूसरे गुरु अंगद देव जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकसित किया यानी इसका विकास किया। इसके अलावा अन्य सिख गुरुओं के बारे में भी जान लेते हैं। मुग़ल सम्राट अकबर ने तीसरे गुरु अमरदास की पुत्री को 500 बीघा ज़मीन दान में दी थी और चौथे गुरु रामदास ने इस ज़मीन पर ही अमृतसर जलाशय खुदवाया था। इसके अलावा 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की एवं हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया।
तो ये वही गुरु अर्जुन देव हैं जिन्होंने राजकुमार खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जो शुरू के हमने 5 सिख गुरुओं पर आधारित रखे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इनके इनके विषयों पर प्रश्न जरूर बन सकता है। अगला प्रश्न आधुनिक भारत पर आधारित। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी के 3-4 आंदोलन हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत की वीडियो में। अभी देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित। तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। हुआ ये कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में स्वराज की मांग को लेकर 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जो गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। और इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा दी गई उपाधियां केसर-ए-हिंद और जुलू युद्ध पदक आदि लौटा दिए थे। इसके अलावा कुछ अन्य और भी लोग हैं जिन्होंने उपाधियां लौटाई थी, तो उनके विषय में भी देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर एवं रॉबिन हुड की उपाधि लौटाई। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। और इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी से शंकरण नायर ने इस्तीफ़ा भी दे दिया था। तो इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना भी की गई थी। हुआ ये कि जब यह आंदोलन शुरू करने लगे उस समय बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। जिस दिन यह आंदोलन शुरू किया गया उसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो गई और जो फंड का नाम तिलक जी के नाम पर रखा गया। आगे चलकर फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हो जाता है, जिससे दुखी होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। चोरा चोरी हत्याकांड भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोरा चोरी हत्याकांड क्या होता है? सहयोग आंदोलन के दौरान कुछ क्रांतिकारियों का समूह, यानी कि कुछ आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों पर अंग्रेज़ पुलिस वालों के द्वारा लाठियाँ चार्ज की जाती है। तब ये जनता गुस्से में आकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित एक पुलिस थाने को, यानी कि जो पुलिस स्टेशन है, उसको जला देते हैं, जिसमें काफ़ी पुलिस वाले जलकर मर जाते हैं। और इस हत्याकांड से दुखी होकर गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि गांधी जी चाहते हैं कि जो भी आंदोलन चलाएं वे अहिंसात्मक रूप से रहे। ये काफ़ी बातें हो गई इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी आधुनिक भारत से है। वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गदर पार्टी और गदर नामक जो समाचार पत्र है, यह दोनों लाला हरदयाल के द्वारा चलाए गए। भारत देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों में एकमात्र यह व्यक्ति लाला हरदयाल ऐसे हैं जिन्होंने भारत के बाहर रहकर भारत की आज़ादी के लिए कार्य किए। हालांकि इनकी जन्मस्थली दिल्ली थी, परंतु इनका पूरा जीवन अमेरिका में गुजरा। ये भारत आना भी चाहते थे परंतु आ नहीं सके, और आने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है, बड़े ही रहस्यमय ढंग से। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल ने गदर नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। सर्वप्रथम यह समाचार पत्र उर्दू भाषा में निकाला गया, परंतु बाद में मराठी, पंजाबी आदि कई भाषाओं में इसे निकाला गया। लाला हरदयाल लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने अमेरिका में रहकर प्रवासी भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए आगे बढ़ने को प्रेरित किया। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई भारत देश के बाहर से ही लड़ी और अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों को इस आज़ादी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भारत में जब काकोरी कांड का ऐतिहासिक फैसला आया तो लाला हरदयाल अमेरिका से भारत आने को हुए। तभी अमेरिका के महानगर फिलाडेल्फिया में इनकी मृत्यु हो गई। भारत में इनके संगठन को रासबिहारी बोस ने आगे बढ़ाया। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी लाला हरदयाल के विषय में, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं हमारे इतिहास के, जिन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान से लिया गया है कि संवैधानिक सुधार के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? तो संवैधानिक सुधार के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है।
संविधान का अनुच्छेद 32 हमें संवैधानिक सुधार का अधिकार देता है, यानी कि संविधान में जो भी सुधार किए जाते हैं संविधान की अच्छाई के लिए या भारत देश की अच्छाई के लिए, तो यह संवैधानिक सुधार का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 32 हमें देता है। अतः संवैधानिक सुधार के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो इस प्रश्न के बारे में इतना ही याद रखिए। अभी हमारी राजनीतिक विज्ञान की सीरीज़ भी चल रही है जिसमें अभी कम वीडियो हैं, लेकिन समय समय पर उस पर वीडियो अपलोड होती रहेंगी। चलिए अभी देखते हैं अगला प्रश्न। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या है या कौन सा है? तो यह साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक है वह स्नायु कहलाता है, लीगामेंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसके अलावा हड्डी से पेशी को जोड़ने वाला जो ऊतक होता है वह कंडरा कहलाता है, जिसको इंग्लिश में टेंडन भी कहा जाता है। तो इन दोनों के विषय में याद रखिएगा। स्नायु हड्डी से हड्डी को जोड़ता है यानी अस्थि से अस्थि को। इसके अलावा हड्डी या अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला कंडरा कहलाता है। साइंस में इंग्लिश के नाम भी याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इनको इंग्लिश भाषा में भी इनके नाम लिखे हैं। कई बार साइंस के प्रश्नों में केवल इंग्लिश के नाम दिए होते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश के ही वर्ड दिए होते हैं, तो याद रखिएगा इनके विषय में। देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए इस आरआरसी दिल्ली 2017 के पेपर में आधुनिक भारत से संबंधित बहुत ही प्रश्न दिए हैं। 3-4 प्रश्न इसी से आए हैं, आधुनिक भारत से, और अधिकतर पेपरों में मॉडर्न इंडिया से ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न इंडिया पर आपकी पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है और मेरे द्वारा सीरीज मॉडर्न इंडिया की दी गई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी सेना का संचालन किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फ़ौज, तो इसका जो संचालन है वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन किसके द्वारा किया गया, तो आज इस वीडियो में इस प्रश्न में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आज़ाद हिंद फ़ौज का जो गठन है वह कैप्टन मोहन सिंह ने किया था और इनके साथी रहे थे निरंजन सिंह गिल। इन्होंने जापानियों के सहयोग से आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन किया यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। बाद में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा रास बिहारी बोस को अपना अगला नेता चुना गया यानी कि आज़ाद हिंद फ़ौज का कमांडर बनाया गया। बाद में जब सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस से मिलते हैं तो वे आज़ाद हिंद फ़ौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं, तो वहीं आगे इस आज़ाद हिंद फ़ौज का संचालन करते हैं। आज़ाद हिंद फ़ौज के विषय में और भी बातें जान लेते हैं। आज़ाद हिंद फ़ौज के मुख्यालय सिंगापुर एवं रंगून में बनाए गए थे। आज़ाद हिंद फ़ौज की झांसी रानी बटालियन की प्रमुख लक्ष्मी स्वामीनाथन थीं। आज़ाद हिंद फ़ौज में एक बटालियन थी महिलाओं की जिसका नाम था झांसी की रानी बटालियन, तो उसकी जो प्रमुख थी वह लक्ष्मी स्वामीनाथन थीं। इनके विषय में याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा आज़ाद हिंद फ़ौज के 3 अधिकारियों प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई यानी कि इस मुकदमे को जिन वकीलों ने लड़ा था उनका भी नाम बता देता हूँ। भूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, तेज प्रताप यानी कि तेज बहादुर सप्रू, तो ये प्रमुख वकील थे इस मुकदमे के जिन्होंने इनको बचाने का प्रयास किया था आज़ाद हिंद फ़ौज के तीनों अधिकारियों के लिए और उनका मुकदमा लड़ा था। एक महत्वपूर्ण बात और भी बता देता हूँ। आज़ाद हिंद फ़ौज के द्वारा जब भारत की ओर कूच किया गया था तो उन्होंने सर्वप्रथम अंडमान निकोबार को आज़ाद कराया था, इसके विषय में भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूध किसका एक उदाहरण है? तो साइंस से और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूध पायस का एक उदाहरण होता है जिसे कई जगह पायसन भी कहा गया है, तो याद रखिएगा पायसन का एक उदाहरण है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो आपको पता चल गया होगा दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, और किसी तरह का जो दूध है वह पीले रंग का भी दिखाई देता है, तो उसका कारण होता है कैरोटीन, यानी कि दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है और सफ़ेद केसिन के कारण। तो दोनों बातें याद रखिएगा और आगे देखें दूध के विषय में। दूध में
लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। तो दूध में जो जीवाणु पाया जाता है जिसके कारण दूध से दही बन जाता है, तो वह लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध में उपस्थित लैक्टोज के कारण दूध मीठा लगता है। अभी लैक्टो से संबंधित महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा, ऑप्शन में लैक्टो दिखे तो लगा दीजिएगा, आपका तुक्का भी ठीक हो जाएगा। परंतु केवल दूध वाले प्रश्नों में। दूध एवं अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, जबकि विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। दूध की जो कैसीन प्रोटीन होती है उसके पाचन में जो सहायक होता है वह रेनिन कहलाता है। तो यह भी याद रखिएगा कि जो कैसीन नामक प्रोटीन है उसके पाचन में सहायक रेनिन होता है। दूध के विषय में मैंने आपको इतने पॉइंट बता दिए, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सभी के विषय में याद कर लीजिएगा और इन प्रश्नों के माध्यम से नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आप इनका रिवीजन करते रहें। देखते हैं अगला प्रश्न, साइंस पर ही आधारित है। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलाक्षणिक तौर पर कितनी होती है? सीधी सी भाषा में पूछा गया है कि अल्ट्रासाउंड के तरंगों की जो आवृत्ति है वह कितनी होती है। तो याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति 20,000 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर होती है। तरंगों के विषय में आगे भी जान लेते हैं कि तरंगें आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं: श्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। अल्ट्रासाउंड तरंगें पराश्रव्य तरंगों के अंतर्गत ही आती हैं। अल्ट्रावायलेट तरंगें होती हैं वे पराश्रव्य तरंगों के अंतर्गत ही आती हैं। आगे देखते हैं कि श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक के मध्य की होती हैं, जिन्हें मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। अगर प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए कि मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली तरंगों की हर्ट्ज़ यानी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के मध्य की तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। और अपश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? तो अपश्रव्य तरंगें जो हैं 20 हर्ट्ज़ से कम वाली होती हैं, जैसे कि पत्तों की सरसराहट, जो बहुत ही धीमी होती हैं, जिन्हें मनुष्य साधारण कानों से नहीं सुन सकता। यानी इनके लिए मनुष्य को किसी विशेष प्रकार के हेडफोन की उपयोगिता होती है। और जो तीसरे प्रकार की तरंगें होती हैं पराश्रव्य तरंगें, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की होती है। इन तरंगों को चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते आदि कुछ जानवर ही सुन सकते हैं। अगला प्रश्न, तो पिछले 10 प्रश्नों को मैंने व्याख्या के माध्यम से कवर किए। 11वां क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। ISP का तात्पर्य क्या है, यानी कि ISP का पूर्ण नाम क्या है? तो चलिए इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए स्टडी विद 87 चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।